हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में मैंने उदाहरण 2 को सॉल्व किया था। आज के क्लास में मैं आपको उदाहरण 3 को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है, इस क्वेश्चन का मतलब समझना है। मतलब क्या हुआ इसका, तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक कौन, ये है धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, ये सब धनात्मक पूर्णांक है। इसमें से विषम को लेना है, ये धनात्मक विषम पूर्णांक, ये सब क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो कहता है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 4q+1 के रूप का होता है या 4q+3 के रूप का होता है। अब एक काम कीजिए, आप यहां देखिए, इस 11 में आप 4 से भाग दीजिए। अब आप कहेगा कि 4 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि हमको दिखाना है 4q+1 या 4q+3 के रूप का होगा ये, तो 4 से भाग दीजिए। यहां देखिए 4 से इस 11 में भाग दीजिए। ये a है, ये b है, तो बताइए भागफल कितना होगा, 4 दूनी 8, शेषफल कितना बचेगा 3। अब आप गौर से देखिए 4q+3 का फॉर्म हो गया। चलिए अब आप यहाँ 4 से इस 9 में भाग दीजिए, 4 दूनी 8 1 9, क्या रूप हुआ 4q+1। अब आप 4 से इस 7 में भाग दीजिए, क्या रूप हो गया, 4 गुना 1 4 जोड़ 3 7, क्या रूप होगा 4q+3। 4 से इस 5 में भाग दीजिए, 4 गुना 1 4 जोड़ 1 5, 4q+1। 4 से इस 3 में भाग दीजिए, 4 गुना 0 0 जोड़ 3, 4q+3। और आप देखिए 4 गुना 0 जोड़ 1, 4q+1। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब समझिए। जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, इसमें अगर आप 4 से भाग दीजिएगा तो शेषफल या तो 1 बचेगा या 3 बचेगा, या तो 1 बचेगा या 3 बचेगा, या तो 1 बचेगा या 3 बचेगा, बस हो गया। यही कहना चाह रहा है ये। जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो या तो 4q+1 के फॉर्म का होगा या 4q+3 के फॉर्म का होगा। इसी को रिपीट करेगा, देखिए ना यहाँ 4q+1 4q+3 4q+1 4q+3, इसी को ये बार बार रिपीट करते जाएगा। ये 4 हुआ, ये q हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ 4 4 4 4 सब में 4 है, यहाँ 1 3 1 3 1 3 बार बार रिपीट कर रहा है। इस बीच वाले को हम लोग क्यू कहते हैं। भागफल कुछ भी होगा, क्यू मतलब भागफल, भागफल कुछ भी होगा। शेषफल या तो 3 होगा या 1 होगा, या तो 3 होगा या तो 1 होगा। आ गई बात समझ में। तो जितने भी धनात्मक समपूर्णांक विषम पूर्णांक है उसमें अगर 4 से भाग देंगे तो या तो शेषफल 1 होगा या फिर 3 होगा। ओके, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। समझ गए, इस क्वेश्चन का मतलब तो आप लोग समझ ही चुके हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व भी करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर 4, ठीक ना। अब a को यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक लिखा गया है, जबकि पिछले एग्जाम्पल में उदाहरण 2 में हम लोग सिर्फ यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक लिखे थे, धनात्मक विषम या सम की चर्चा नहीं हुई थी। इसलिए क्योंकि पिछला जो एग्जाम्पल था उसमें दोनों ही चीज प्रूव करने के लिए कहता था, धनात्मक सम पूर्णांक को 2q के रूप का और धनात्मक विषम पूर्णांक को 2q+1 के रूप का। लेकिन इस सवाल में सिर्फ एक को ही प्रूव करने के लिए कहता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो सिर्फ धनात्मक विषम पूर्णांक की बात हो रही है, इसलिए हम लोग a को यहाँ पर क्या मानेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक मानेंगे। समझ गए। और b की वैल्यू कितनी लेंगे, 4 लेंगे। अब आप कहिएगा b की वैल्यू 4 क्यों ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको क्या दर्शाना है, जरा सा इसको भी तो गौर से देखिए। क्या दर्शाना है आपको, 4q+1 के रूप का होता है, 4q+3 के रूप का होता है, तो यहाँ पर b की जगह पर कौन है, 4 ही न है, तो 4 ही न लीजिएगा b का मान। समझ गए। अब देखिए a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और b का मान 4 है। इससे पहले के क्लास में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ चुके हैं, उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से याद कीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका याद है ना। हाँ, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर क्या होता है, bq+r, जहां r की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर या उससे बड़ी होगी और किससे छोटी होगी, b से छोटी होगी। तो चलिए b की वैल्यू कितनी है, 4,
तो b के जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ भी 4 और b के जगह पर यहाँ भी क्या लिखेंगे 4। समझ गए। अब यहाँ देखिए, यहाँ r की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है, तो r की वैल्यू 0 हो सकती है, उससे बड़ी होगी तो क्या होगी 1 हो सकती है, उससे बड़ी और 2 हो सकती है, उससे बड़ी और 3 हो सकती है, उससे बड़ी और 4 हो सकती है। क्या 4 हो सकती है r की वैल्यू? बिल्कुल नहीं। r की जो वैल्यू होगी, शेषफल की जो वैल्यू होगी वो 4 से छोटी होगी। सीधा सीधा ऐसे समझिए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक में, सम पूर्णांक में, किसी भी धनात्मक पूर्णांक में यदि आप 4 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कभी 4 बचेगा क्या? शेषफल r क्या है, ये r क्या है, r है शेषफल, शेषफल यानी रिमाइंडर, और 4 से भाग देने पर शेषफल 4 बचेगा? कभी नहीं बचेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये 4 तो कभी नहीं होगा, शेषफल या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, इसके अलावा और कुछ भी शेषफल संभव नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। यदि r यानी शेषफल 0 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 4q प्लस r होता है, तो a बराबर हो जाएगा यहाँ 4q प्लस r की जगह पर क्या आ जाएगा, ये r की वैल्यू कितनी है यहाँ 0, तो r की जगह पर यहाँ लिख देंगे 0। 0 अगर इस 4q में जोड़ते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 4q ही रहेगा। ठीक है, चलिए यदि r बराबर 1 हो तो अब यहाँ r की जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4q प्लस r की जगह पर 1, तो a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 1। यदि r बराबर 2 हो तो a बराबर 4q प्लस 2। यदि r इक्वल्स टू 3 हो तो a बराबर 4q प्लस 3। r के जगह पर यहाँ क्या रख देंगे 3। यहाँ तक समझ गए। अब गौर से देखिए, ये a जो है, ये a, इस a को कितने रूप हुए, 4 रूप हुए। कौन कौन से रूप, यहाँ देखिए, यहाँ 4q, यहाँ 4q प्लस 1, यहाँ 4q प्लस 2, यहाँ 4q प्लस 3। तो ये जो a है इसको 4 रूप, 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3। अब आप खुद बताइए 4q में 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? निश्चित रूप से लगेगा। देखिए ये जो 4q है और ये जो 4q प्लस 2 है, ये 4q और ये 4q प्लस 2, ये दोनों 2 से विभाजित है। ठीक ना, ये दोनों क्या है, 2 से विभाजित है। यहाँ 4q और 4q प्लस 2 धनात्मक सम पूर्णांक है। क्यों है धनात्मक सम पूर्णांक? क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। आ गई बात समझ में? अगर ऐसे नहीं आई बात समझ में तो ऐसे भी देख लीजिए। देखिए यहाँ 4q लिखा हुआ है, 4q को लिख सकते हैं हम, इस 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 दूनी 4। यहाँ q है तो q भी लिख दिए। अगर इस 2q को, ये 2 क्या है, कोई पूर्णांक है, q क्या है, एक पूर्णांक है। अगर ये दोनों पूर्णांक गुना होके कोई ना कोई तो पूर्णांक ही बनेगा, कुछ ना कुछ तो पूर्णांक ही ना होगा। मान के चलिए यहाँ पर q का मान 5 है, तो 5 दूनी 10, तो 10 भी तो एक पूर्णांक ही है। अगर यहाँ 8 है q की जगह पे, तो 8 दूनी 16, 16 भी तो एक पूर्णांक ही है। तो ये पूरा का पूरा, इस पूरे पूर्णांक को यदि हम m मान लें तो ये किस रूप का हो जाएगा, 2m के रूप का। किस रूप का हो गया ये, 2m के रूप का। और इससे पहले के वीडियो में याद कीजिए, हम आपको बताए थे कि जितने भी धनात्मक सम पूर्णांक होते हैं वो 2q के रूप के होते हैं, वो 2m के रूप के होते हैं, वो 2r के रूप के होते हैं। ठीक ना, तो देखिए ये जो 4q है ये 2m के रूप का है, इसलिए इस 4q में 2 से पूरा भाग लगेगा। ये 2 से पूर्णतः विभाजित है, ये सम पूर्णांक का रूप है, क्योंकि इसको हम देखिए 2m के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह इसको भी, ये जो 4q प्लस 2 है, इसको भी हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ हम लोग लिखेंगे 4q प्लस 2। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 2q प्लस, यहाँ से 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ देखिए ये जो q है ये क्या है, एक पूर्णांक है। 2 क्या है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जहाँ q एक पूर्णांक है, जहाँ q क्या है, पूर्णांक है। ये 2 क्या है, एक पूर्णांक है। 1 क्या है, 1 भी पूर्णांक है। तो मेरी बात समझिए, मान के चलिए ये q एक पूर्णांक है 5, 5 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 10, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 11, 11 भी एक पूर्णांक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो ब्रैकेट में है ये पूरा सॉल्व होके कोई ना कोई पूर्णांक तो m बनेगा, चाहे q की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, 20 हो, 25 हो, कुछ भी हो। अगर यहाँ 10 भी होगा तो 10 दूनी 20, उसमें 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 21 भी एक पूर्णांक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
ये देखिए ये भी हो जाएगा कितना, ये 2 तो 2 ही रहेगा और इस पूरे के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे m, तो ये किस फॉर्म का हो गया 2m के फॉर्म का हो गया। समझ गए इस बात को। अब देखिए तो ये जो 4q है और ये जो 4q + 2 है ये दोनों 2 से पूर्णतः विभाजित है। किससे पूर्णतः विभाजित है 2 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए किसके रूप है धनात्मक समपूर्णांक के रूप है। समझ गए। तो बच गया कौन कौन, ये 4q + 1 और ये 4q + 3, ठीक ना, 4q + 1 और 4q + 3। तो सीधी सी बात है जब ये दोनों धनात्मक समपूर्णांक के रूप है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप कौन कौन से होंगे 4q + 1 और 4q + 3। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। समझ गए। इसको भी अगर इस तरह से आप रिप्रेजेंट करना चाहेंगे 2m के रूप का दिखाना चाहेंगे तो नहीं दिखा पाएंगे। इसको भी एक बार देख ही लीजिए। देखिए देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ 4q + 1, 4q + 1। अब अगर इसको हम लिख भी देंगे 2 × 2q + 1, ये किस क्या हो जाएगा m हो जाएगा। तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ m + 1। अब आप देख लीजिए किस रूप का हुआ 2m + 1, 2m के फॉर्म का हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है और जितना भी धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो 2m + 1 के रूप का होगा, 2m के रूप का कभी भी नहीं होगा। समझ रहे बात को। ठीक उसी तरह इसको अगर हम कितनों कोशिश कर लेंगे 2m के रूप का दिखाने के लिए नहीं दिखा पाएंगे। ये भी 2m + 1 के रूप का ही हो जाएगा। उसको भी देख लीजिए एक बार। देखिए 4q + 3 है, चलिए इसको लिखेंगे। अब देखिए इस दोनों में तो 2 कॉमन भी नहीं आएगा, तो एक काम करेंगे इस 3 को लिख देंगे 2 + 1, 3 को लिख सकते हैं 2 + 1। अब इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2q, यहाँ क्या बचेगा +1, बाहर में एक +1 और। अब आप देखिए इस ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इस पूरे को अगर कोई पूर्णांक अगर m मान ले तो ये 2m और ये +1 देखिए बाहर में बच गया कि नहीं बच गया। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये जो धनात्मक पूर्णांक है, ये जो 4q + 3 है, इस 4q + 3 को भी जब हम एक्सप्रेस करने का कोशिश करते हैं तो ये 2m + 1 के फॉर्म का हो रहा है, 2m के फॉर्म का नहीं हो रहा है। समझ गए। तो बेसिकली या फिर बहुत साधारण भाषा में समझना है, बिल्कुल साधारण भाषा में समझना है तो ऐसे समझिए इस चीज़ को, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वे सारे के सारे अगर उन धनात्मक विषम पूर्णांकों में 4 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना होगा 1 होगा या शेषफल क्या होगा 3 होगा। बस ऐसे सिंपल भाषा में समझ लीजिए। ये जो 4q + 1 का रूप है इसका मतलब हुआ कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक में 4 से भाग देने पर शेषफल 1 होगा, और ये जो 4q + 3 का रूप है इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक में 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा 3 होगा। दैट्स ऑल। समझ गए। एग्जाम्पल 4 में क्या कह रहा है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। एक मिठाई विक्रेता है यानी मिठाई का दुकान करने वाला, उसके पास 420 काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फी है। इस चीज को पहले समझिए, ठीक है। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। ठीक ना, ये क्वेश्चन है आपका। वैसे तो ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, बस हमको इतना बताना है कि आपको इस 420 और 130 का HCF निकाल देना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ही निकालेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही पढ़ चुके हैं, तो उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इससे पिछले वीडियोस में भी हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा इसके ऊपर बताने की ज़रूरत नहीं है। ए की वैल्यू 420 मानेंगे, बी की वैल्यू 130 मानेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके जिस तरह से हम लोग HCF निकालते थे उस तरह से HCF निकाल देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। हो गया। चलिए, ये तो एक दृष्टिकोण से समझ गए, हो गया। बस HCF निकालना है 420 और 130 का, ठीक ना। लेकिन यदि आप इसको फील करना चाहते हैं, अंदर आत्मा से महसूस नहीं हुआ होगा कि इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं, यदि इसको फील करना चाहते हैं, पूरा समझना चाहते हैं आखिर ये क्या था
420 काजू की बर्फी, 130 बादाम की बर्फी को क्या करना है, क्या इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है, ठीक ना। इसको अगर पूरा समझना चाहते हैं तो देखिए, इसके लिए तब आपको 5 मिनट समय देना पड़ेगा। अब इसको हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है ये। तो सबसे पहले तो काजू की बर्फी है 420 और बादाम की बर्फी कितनी है, बर्फियाँ कितनी है 130, ठीक ना। अब देखिए, वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है। सबसे एक शब्द है यहाँ पर ढेरियां। ढेरी का मतलब क्या है, बर्फी के ऊपर बर्फी, बर्फी के ऊपर बर्फी, फिर ऊपर बर्फी, बर्फी, इस तरह से जो बनेगा इसी को क्या कहेंगे, ढेरियां, ठीक ना। उसको इस तरह से ढेरियां के रूप में बर्फी को रखना है, एक बर्फी पर दूसरा बर्फी करके, ठीक ना। प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। अब सवाल कहता है कि जितना भी वो ढेरी रखेगी, मान के चलिए वो 5-5 का रखेगी, तो 5-5 बर्फी रखेगी, तो सभी ढेरी में, अब यहाँ तो 420 और 130 टोटल कितना हो जाएगा 550, टोटल 550 बर्फियाँ हैं, कोई एक बर्फी तो है नहीं, 550 बर्फियाँ हैं, तो 550 बर्फियों को रखना है, 5-5 करके रख सकती है वो, समझ रहे मेरी बात को। लेकिन जितने, अगर एक ढेरी में 5 बर्फियाँ रखेगी तो सभी ढेरियों में उसको 5 बर्फियाँ ही रखनी पड़ेगी, ठीक ना। चलिए अब देखिए क्या कहता है, तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। चलिए तो देखिए, यहाँ पर हम लोग करते क्या है, 420 और 130 का सीधे HCF निकाल देते हैं, और वो जो HCF होता है 10, यही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर हम लोग इसका HCF ही क्यों निकालते हैं, आखिर HCF ही क्यों निकाला गया, ये प्रश्न निश्चित रूप से आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो देखिए क्यों HCF निकाला गया, मेरी बात सुनिए। कोई एक ऐसी संख्या बताइए जिससे 420 में भी भाग लग जाए और 130 में भी भाग लग जाए। जैसे 2 से 420 में भी भाग लग जाएगा और 130 में भी भाग लग जाएगा। तो यदि आप अगर एक ढेरी में 2-2 बर्फी करके लगाएंगे, एक बर्फी फिर ऊपर से एक बर्फी, तो आपको कितना ढेरी लगाना पड़ेगा, इसका लगाना पड़ेगा आपको 210 ढेरी, इसका लगाना पड़ेगा कितना 65 ढेरी। 210 ढेरियाँ काजू की बर्फियों का और 65 ढेरियाँ बादाम की बर्फियों का। लेकिन अब गौर से देखिए, हम 2-2 करके भी लगा सकते हैं, क्योंकि 2 से 420 भी विभाजित है और 130 भी विभाजित है, तो सभी ढेरियों में 2-2 बर्फी भी लगा सकते हैं। क्या 3 लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। 4 से तो ये शायद विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, तो 4-4 करके भी हम लोग नहीं लगा सकते हैं। 5, हाँ 5-5 करके लगा सकते हैं। अगर 5-5, एक ढेरी में 5 तो बर्फी लगाएंगे इस तरह से, अगर 5-5 बर्फी करके लगाएंगे तो देखिए 5-8 40, 4-5 20, इसमें देखिए 5-5 करके अगर लगाएंगे तो कितना ढेरी लगेगा, 5 दूनी 10, 5 छाके 30। अगर हम लोग एक ढेरी में 5 बर्फियाँ देंगे तो इस काजू की बर्फियों की 84 ढेरी लगेगी और इसकी 26 ढेरियाँ लगेगी। समझ रहे मेरी बात को। लेकिन अब देखिए 5 से ये 420 में भी भाग लग रहा है, 130 में भी भाग लग रहा है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, 2-2, यहाँ देखिए एक ढेरी में यहाँ पर 2-2 बर्फियों को रखा गया, एक ढेरी में 5-5 बर्फियों को रखा गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक ढेरी में 10-10 बर्फियों को रखते हैं, ठीक ना। 10 से भी इन दोनों में पूरा भाग लग रहा है, और इनफैक्ट 10 जो है ये 420 और 130 का HCF है। HCF याद कीजिए, HCF वह बड़ा से बड़ा धनात्मक पूर्णांक जो 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों को पूर्णतः विभाजित करता है। ये 10 जो है, ये 10 420 को भी पूरा विभाजित करता है और 130 को भी पूरा विभाजित करता है। तो बताइए, अगर एक ढेरी में 10-10 बर्फी को हम लोग रखते जाएंगे तो 420 काजू की बर्फियों को रखने में कितनी ढेरियाँ, 42 ढेरियाँ, और 130 बादाम की बर्फियों को रखने के लिए कितनी ढेरियाँ बनाना पड़ेगी, 13 ढेरियाँ। अब आप एक बात बताइए, इस सवाल में क्या कह रहा है, तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। न्यूनतम का मतलब क्या, सबसे ज़्यादा स्थान घेरे नहीं, सबसे कम जगह घेरे। अब आप बताइए 210 ढेरी और 65 ढेरी लगाएंगे, अगर हम 2-2 करके ढेरी, एक ढेरी में अगर 2 लगाते हैं तो 210 और ढेरी और 65 ढेरी होगा। अगर एक ढेरी में 5-5 बर्फी लगाते हैं तो टोटल 84 प्लस 26 ढेरियाँ होंगी। और अगर एक ढेरी में 10-10 करके हम लोग काजू और बादाम की बर्फियाँ देते हैं, 10-10 करके अगर लगाते हैं
तो 42 ढेरी होगी काजू की बर्फियों की और 13 ढेरियाँ बादाम के बर्फियों की। तो ये सबसे कम हुआ कि नहीं हुआ, ये सबसे न्यूनतम जगह लेगा कि नहीं लेगा। इसमें सिर्फ आपका 42 और 13 मात्र 55 ढेरी में काम चल जाएगा, लेकिन इसमें देखिए 100 से ज़्यादा ढेरी लगाना पड़ेगा। दोनों को जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, लगभग 300, पौने 300 ढेरी लगाना पड़ेगा। तो सबसे कम जगह तो यही न घेरेगा। आ गई बात समझ में। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले 420 और 130 का HCF निकालते हैं। HCF इसलिए निकालते हैं क्योंकि HCF से इस 10 से 420 और 130 दोनों पूरा भाग लग जाएगा दोनों में। क्वेश्चन ही ये कह रहा है कि दोनों में वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती हैं कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। तो जब प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रखना है तो इसका मतलब हम लोग एक ढेरी में उतनी ही संख्या रख सकते हैं जिससे कि इस दोनों में भाग लग जाए। आ रही बात समझ में। अगर मान के चलिए एक ऐसी संख्या लेते हैं, मान के चलिए 20 लेते हैं, एक ढेरी में 20-20 रखते हैं। तो एक ढेरी में अगर आप 20-20 को रखिएगा तो 20 से तो ये विभाजित हो जाएगा, ठीक ना। संभवतः 20 से अगर इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 21 ढेरियाँ, ठीक ना। लेकिन जब इसमें 20 से भाग देंगे तो इसमें 20 से भाग लगेगा ही नहीं, 130 में 20 से भाग नहीं लगता, समझ गए। तो इसीलिए हम लोग वैसे ही नंबर्स को यहाँ पर ले सकते हैं जिससे कि 420 और 130 दोनों में पूरा भाग लग जाए। और महत्तम समापवर्तक यानी HCF तो हम जानते हैं वह बड़ा से बड़ा धनात्मक पूर्णांक होता है जो 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों को पूरा विभाजित करता है। तो 10 से 420 में भी भाग लग जाएगा, 10 से 130 में भी भाग लग जाएगा। इसलिए प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की अधिकतम संख्या कितनी रख सकते हैं हम लोग, 10 रख सकते हैं। आ गई बात समझ में, जिससे कि वह परात में कम से कम स्थान घेरेगा। That's all.